हेलो फ्रेंड्स, पीपी स्टडी जीके में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं साइंस के 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आपके रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी बेस पे ये बनाया गया है। और फ्रेंड्स, अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं यानी कि 3 अगस्त से स्टार्ट है और 21 अगस्त तक चलेगा, तो उसमें आपको ज़रूर देखने को ही मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुना करने पर उसका वेग कितना गुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के जो है प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के, यानी कि के इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो वेग जो है 4 दिया है, यानी कि 4 इक्वल टू वी वन स्क्वायर अपन वी टू स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि वी वन इक्वल टू ये 2v2 हो जाएगा, है ना। यानी v1 इक्वल टू 2v2 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब कि वेग कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है 2 प्रतिरोधों 6 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम जानते हैं कि जब 2 प्रतिरोध समांतर श्रेणी में है यानी समांतर क्रम में है, तो इसका फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, है ना। ये समांतर के लिए है, और श्रेणी में यदि पूछेगा तो r इक्वल टू r1 प्लस r2 हो जाएगा 2 प्रतिरोध के लिए। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 1/r1 की वैल्यू कितना दिया है, तो 6 ओम दिया है, यानी कि 1/6 प्लस r2 की वैल्यू 3 दिया है 1/3, है ना। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यानी कि 1/r की वैल्यू कितना आ गया, 1/2, यानी कि यहाँ से r की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि किसी वस्तु पर परिणामी बाहरी बल शून्य है तो वह क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है केवल विराम में रहेगी, ऑप्शन बी केवल त्वरित गति में रहेगी, ऑप्शन सी समान वेग से चल सकती है, ऑप्शन डी हमेशा वृत्ति गति करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन के गति के प्रथम जो नियम है उसके अनुसार नेट फोर्स शून्य होने पर वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है ना। यदि वह पहले से गतिमान है तो समान वेग से सीधी रेखा में चलती रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, समान वेग से चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर है विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। किसी चालक में विभवांतर समान रखते हुए उसका प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो धारा कितनी गुना हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधी हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कि ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ के अनुसार आई इक्वल टू वी अपन आर होता है। यदि वी को हम कांस्टेंट मान लें तो आर दोगुना होने पर ये कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी कि आर का वैल्यू जो है ये दोगुना हम कर दें, धारा 1/2 हो जाएगा, यानी कि धारा आधी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है, वायु प्रतिरोध नगण्य हो तो उसकी क्या स्थिति होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गति ऊर्जा घटती है, ऑप्शन सी कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है, ऑप्शन डी कुल ऊर्जा घटती है। तो फ्रेंड्स, वायु में प्रतिरोध न होने पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है
है ना, वो घटती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती है। लेकिन जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है और जो पीई और जो काइनेटिक एनर्जी है केई, ये क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, यानी ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए कुल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा है तो दर्पण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जब आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसी दर्पण से बनता है तो उसको क्या कहते हैं, उसे हम अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कनकेव मिरर में वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखने पर इमेज जो है वो वर्टिकल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कम कर दी जाए तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो फ्रेंड्स, यदि लेंस जो है पावर, लोग जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, 1/F होता है। ठीक है, यानी फोकस लेंथ यदि कम होगी यानी पावर में वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समान बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है, यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो त्वरण क्या होगा। तो फ्रेंड्स, समान बल में मास आधा करने पर एक्सीलरेशन जो है ये 2 गुना हो जाएगा। कैसे होगा, आइए समझते हैं। यानी न्यूटन का जो सेकंड लॉ है क्या कहता है, F इक्वल टू एम में। ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। ठीक है, मास को आधा कर देंगे यानी कि F/ मास को हाफ कर देंगे तो एक्सीलरेशन कितना आपका हो जाएगा, एक्सीलरेशन जो है 2 गुना हो जाएगा। यानी कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, जो ट्रांसफार्मर होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो द्रव्यमान अपवर्तित रहे तो वेग क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो वेलोसिटी जो है वो 2 गुनी हो जाएगी, है ना। तो कैसे होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि संवेग जो है P इक्वल टू mv होता है ना, मास इंटू वेग होता है। तो मास इंटू वेग होगा तो m जो है कांस्टेंट है, चूँकि है ना, जो द्रव्यमान है अपवर्तित है यानी कि मास जो है ये कांस्टेंट है। तो जो P का वैल्यू है वो यदि 2 गुना होगा तो v भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी वेग भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट। चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मास पर जो वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा है, स्थान बदलने से मास नहीं बदलता है लेकिन वेट बदलता रहता है, क्योंकि मून पर जो जी का मान है वो कम होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थिति में किया गया कार्य शून्य हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल विस्थापन के लंबवत हो तो किया गया कार्य जो है शून्य हो जाएगा। तो कैसे होगा, आइए समझते हैं। देखिए, कार्य कब शून्य हो सकता है, जब बल विस्थापन के लंबवत हो। जैसे हम जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है, FS का थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। W इक्वल टू FS कास 90, यानी 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कास 90 का मान 0 हो जाएगा, यानी कि 0 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सब 0 हो जाएगा, यानी W जो है 0 हो जाएगा। यानी कि बल विस्थापन के लंबवत जब होगा तब किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तार की लंबाई दोगुनी और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आधा कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 गुना। आइए समझते हैं। इसे हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध है R इक्वल टू क्या होगा, रो L अपान A होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो नई लंबाई है ना, वो क्या बोल रहा है, 2 गुना, यानी कि L का वैल्यू हम 12 ले लें और एरिया आधा कर दें, यानी कि तब R का जो आपका वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, रो 2L अपान A/2 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रो L अपान A, यानी कि ये 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स जो ध्वनि की जो तीव्रता है वो मुख्यतः आयाम पर निर्भर करती है, यानी ध्वनि की लाउडनेस या इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड से संबंधित होती है, यानी कि एम्पलीट्यूड को यदि बढ़ाएंगे तो ध्वनि अधिक तीव्र तेज सुनाई देती है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, यदि उस वस्तु को ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां जी का मान जो है वो पृथ्वी का 1/6 है, तो भार क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 न्यूटन। समझते हैं कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी पर जो वेट है वो 60 न्यूटन है ना। तो हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, mg होता है। पर ये नए स्थान पर ले जाया जाएगा, यानी कि W' यानी कि नए स्थान पर हम ले जाएंगे, तो जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mg/6 है ना पृथ्वी का। तो mg यानी कि ये इसका वैल्यू दिया है 60 न्यूटन, 60/6, यानी कि जो डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना आएगा, 10 न्यूटन, यानी कि भार जो है 10 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान परिमाण और विपरीत दिशा में होते हैं, यानी फ्रेंड्स हर एक्शन के बराबर मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। ठीक है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। चलिए फ्रेंड्स अब केमिस्ट्री की बारी है। अब केमिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। अगर किसी विलेन का pH 3 से घटकर 2 हो जाता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको समझते हैं। तो हम जानते हैं कि pH का जो फार्मूला होता है -log10 H+ होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स का रहा है प्रश्न कि किसी विलेन का pH 3 से घटकर 2 हो जाता है, यानी कि फ्रेंड्स यदि pH में 1 की कमी का अर्थ होगा कि H+ जो कंसनट्रेशन का जो वैल्यू है 10 गुना बढ़ना है, यानी 3 से जब 2 हो रहा है तो H+ का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 गुना बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Al2O3। ठीक है, यानी एसिड और बेस दोनों के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, इसलिए यह जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु की क्रियाशीलता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु समानांतर क्या होंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल से H2 विस्थापित कर सकती है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित अधिकांश जो मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी हम कहें जैसे मान लीजिए कि Zn है और HCl से ये अपक्रिया करेगा, यानी 2HCl। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बना देगा ZnCl2 + H2, यानी कि हाइड्रोजन को जो है ये विस्थापित कर रहा है, यानी कि बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल से H2 विस्थापित कर सकती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस यौगिक में आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि ये दोनों पूछ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा,
NaCl, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, है ना, NH4Cl, यानी इसे हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं या नवसादर बोलते हैं। तो ये कैसे होगा, NH4 जो प्लस है ना, तो ये जो है इसके अंदर जो है NH जो है, ये बांड जो है, जो NH बांड है फ्रेंड्स, ये कोवैलेंट बांड है, ठीक है। और NH4 और Cl माइनस के बीच जो है वो आयनिक अट्रैक्शन होता है, इसलिए फ्रेंड्स NH4Cl में दोनों प्रकार के बॉन्डिंग पाए जाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पर समानतः कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। तो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है, यानी याद कैसे रखें, यानी कैथोड पे हमेशा फ्रेंड जो रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा, ठीक है। और एनोड पे हमेशा जो है क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, वह तत्व किस समूह से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ग्रुप 17 हो जाएगा, यानी समूह 17। निम्न में से किस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पहले दूधिया रंग दिखाई देता है? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों होगा फ्रेंड्स, आइए रिएक्शन समझते हैं। यानी जो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के साथ अपक्रिया करेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाने का, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, यानी CaCO3 प्लस जल बना देगा H2O, ठीक है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इंसॉल्युबल है, इसलिए लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण, ठीक है। क्योंकि जब आयरन या स्टील पर जिंक की परत जब चढ़ाते हैं तो इस प्रक्रिया को जो है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, है ना। क्योंकि इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि ये जो है जंग से इसको बचाती है, इसको रस्टिंग नहीं होने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन का दहन। जो कम जंक्शन होता है उसमें हीट बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, 7। कैसे होगा, जो 17 होता है अभी पीछे हम पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7 होगा, यानी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ca2+ और Mg2+ के साथ अवलेय पदार्थ बनाता है, ठीक है। इसलिए जो है साबुन का जो क्लिनजिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपचयन का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का निकलना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का हटना। पीतल किसकी मिश्र धातु है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cu+ Zn, यानी कॉपर और जिंक का जो मिश्रण है उससे पीतल प्राप्त होता है, ठीक है। यानी पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर प्लस जिंक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता मुख्यतः किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी Ca और Mg के सल्फेट क्लोराइड, ठीक है। जो परमानेंट हार्डनेस होता है मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स
और कोलाइड के कारण होती है ना। यानी कि बाइकार्बोनेट टेम्पोररी हार्डनेस से जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ca और Mg के सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलिका, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये कार्बन के अपरूप हैं, जबकि सिलिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO2, है ना। इसको समझते हैं रिएक्शन से। जैसे मान लीजिए कि मैं HCl ले लिया 2HCl और CaCO3 से हम रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा, CaCl2 बन जाएगा और प्लस H2O जल बनेगा और प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबॉर्ट सारणी में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु त्रिज्या बताइए फ्रेंड्स, बढ़ती है या घटती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटती है। ठीक है, क्योंकि एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसलिए सामान्यतः ये एटॉमिक जो रेडियस होती है इसकी घट जाती है। चलिए फ्रेंड्स अब बायोलॉजी की बात करते हैं। फ्रेंड्स ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4, इसको याद रखिएगा। और शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। और अम्ल और क्षार दोनों का pH मान कितना होता है? ये दोनों को ऐड कर दें तो 14 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्लोमेरुलस किस अंग की क्रियात्मक इकाई से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुर्दा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस संरचना के माध्यम से होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंध्र। ठीक है, क्योंकि जो पौधे में वाटर वेपर का जो लॉस मुख्यतः स्टोमता यानी रंध्र के माध्यम से होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के किस कक्ष से शरीर में भेजा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बायां नीले। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट जो वर्टिकल ऑक्सीजन रिच ब्लड को, है ना, ऑर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में पंप करता है ना। इसको याद रखिएगा कि जो लेफ्ट जो वेंट्रोसाइकिल है वो बॉडी में वो सीधे जो है वो बायां नीले में उसके द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA में एडेनिन किस आधार के साथ युग्म बनाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थाइमिन। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का प्रमुख कार्य किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रक्त का थक्का बनाना। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो विटामिन के होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक प्रोटीन्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का अधिकांश उत्पादन किस प्रक्रिया में जुड़ा होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिकीय शोषण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन मुख्यतः किससे आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल। यानी फ्रेंड फोटोसिंथेसिस में वाटर का जो स्प्लिटिंग होता है यानी फोटोलिसिस होता है और इसे ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, और इससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसलिए रिलीज जो O2 का मुख्य स्रोत है वो H2 है यानी जल है, यानी CO2 नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त को छानने और मूत्र निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया किस संरचना में होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स नेफ्रॉन जो है किडनी की फंक्शनल यूनिट है, इसी में जो फिल्ट्रेशन का कार्य होता है वो आसानी से हमारी पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी कि इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, और इसके विपरीत जो है ग्लाइकोन है वो ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्यों में एक्सेस गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो फीमेल होता है, यानी कि फीमेल में एक्सेस होता है और मेल में एक्स वाई होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उपस्थित सूक्ष्म उंगलीनुमा संरचनाएं होती है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल्ली। क्वेश्चन, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में एंटीबॉडी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, यानी कि बी लिम्फोसाइट एक्टिव होकर प्लाज्मा सेल में डिफरेंट हो सकते हैं, जो कि आपका एंटीबॉडीज बनाते हैं, है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति में इंसुलिन का उत्पादन पर्याप्त न हो तो कौन सा रोग हो सकता है? तो फ्रेंड्स जब व्यक्ति में इंसुलिन का उत्पादन ही ना हो तो उसको जो है मधुमेह रोग हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्वियोली। ठीक है, यानी कि एल्वियोली बहुत छोटी एयर साक्स है ना, इनके आसपास ब्लड जो है वो कैपिलरीज होती है, और यही जो है ऑक्सीजन को जो ब्लड में कन्वर्ट करता है और CO2 जो है बाहर निकल जाता है ना। तो इसका मुख्य रूप से आदान प्रदान होता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्वियोली। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है रेलवे ग्रुप डी का, अभी चल भी रहे हैं, उसमें ये सब क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे साइंस के। तो फ्रेंड्स ये यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर के आया करूं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।